प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस कड़ी में रविंद्र केलेकर द्वारा रचित पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां को समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में संकलित दो प्रसंग हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना है और दूसरा प्रसंग झेन की देन है। आज हम लोग इन दोनों प्रसंगों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आखिर ये पतझड़ की टूटी पत्तियाँ हिंदी में कैसे आई। रविंद्र केलेकर मूलतः कोंकणी भाषा के लेखक हैं, लेकिन कम शब्दों में अधिक बातें कहना उनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। झेन की देन कोंकणी भाषा में उथाम्बे नामक पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। उथाम्बे का कोंकणी में अर्थ होता है सावन के महीनों में वर्षा के बाद पेड़ों पर से टपकने वाला पानी। लेकिन इसके लिए हिंदी में कोई बहुत ही अच्छा नाम न मिलने के कारण लेखक के इस कोंकणी उथाम्बे को अनुवादक ने पतझड़ में टूटी पत्तियां नाम देकर प्रकाशित किया। यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक में रविंद्र केलेकर ने समाज के परिप्रेक्ष्य में, मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में और जो जीवन का सत्य है, उस जीवन के सत्य को लेकर चुनिंदा प्रसंगों को संकलित किया गया है। तो ये चुनिंदा प्रसंगों में दो प्रसंग यहाँ संकलित किए गए हैं और इन दोनों प्रसंगों को हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन इन प्रसंगों को पढ़ने और समझने से पहले लेखक के बारे में भी जानना समझना मुझे आवश्यक लगता है। तो आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में समझें, उसके बाद हम इन प्रसंगों को समझेंगे और उसे अपने जीवन सापेक्ष में, अपने व्यवहार में हम किस तरह शामिल करें, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक हैं रविंद्र केलेकर और इनका जन्म कोंकण क्षेत्र में ही हुआ था। वे छात्र जीवन में ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। वे बचपन से ही गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए उन्हें गांधीवादी चिंतक के रूप में भी पहचाना जाता है और उन्हें साहित्य जगत में एक गांधीवादी चिंतक के रूप में ही पहचान मिली है। उन्होंने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि व्यक्तिगत विचार वही स्वागत योग्य होता है जो देश और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। इसलिए आजकल आप सुनते होंगे हर जगह लोग कहते हैं कि ठीक है, आपका यह विचार है, लेकिन मेरा विचार आपके विचार से नहीं मिलता है, मेरा अपना अलग विचार है। ठीक है, हम सभी के विचारों का स्वागत करते हैं, लेकिन क्या वह विचार हम अपना सकते हैं जो समाज और देश के हित में न हो? क्या हम उस किसी विचार को अपना सकते हैं जो व्यक्ति को विकास के राह में बाधा उत्पन्न करे? नहीं अपना सकते। इसलिए विद्यार्थियों, हमें यह समझना होगा कि जो विचार है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारे जीवन के अनुभव हैं, उसमें स्वतंत्रता तो हो, लेकिन उसमें मौलिकता हो। उन्होंने अपने अनुभव द्वारा स्वतंत्र चिंतन से मौलिकता के साथ मानवीय सत्य तक पहुंचने की चेष्टा की है। उनकी रचनाओं में हम देखेंगे कि उनकी रचनाओं से जब हम गुजरते हैं तो हमें ऐसा एक एहसास होता है कि वे हर संभव मानवीय सत्य को पाठकों के समक्ष रखने के लिए बेचैन रखते हैं और वे रखते भी हैं। रविंद्र केलेकर कोंकणी और मराठी के बड़े लेखकों में शुमार करते हैं। वे मूलतः कोंकणी और मराठी के लेखक हैं, लेकिन उनकी कुछ पुस्तकें हिंदी और गुजराती में भी प्रकाशित है।
कोंकणी में 25 और मराठी में लगभग 3 पुस्तकें प्रकाशित है। केलेकर ने अनेक लेखकों की पुस्तकों का संपादन भी किया है और जिसमें काका कालेलकर की पुस्तकें प्रमुख रूप से हम सभी जानते हैं। रविंद्र केलकर को गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार तथा अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में उजबाढ़ाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे कोंकणी में है और कोंकणीचे राजकरण, जापान जसा दिसला मराठी में है तथा पतझड़ में टूटी पत्तियां हिंदी में प्रमुख रूप से हम लोग उसे जानते हैं। हिंदी में लिखी उनकी ये पुस्तक पतझड़ में टूटी पत्तियां मूलतः अनुवादित किताब है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया भी था आपको कि मूलतः वो ओथांबे है और उसी का यह हिंदी अनुवाद है। लेकिन इस पतझड़ में टूटी पत्तियों में बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हैं। विद्यार्थियों, आपको याद होगा, आप शुरू से पढ़ते रहे हैं कि पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ और बहुत सारी ऐसी जातक कथाएं जिनको पढ़कर हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। और यहाँ भी केलकर साहब ने अपनी इन पुस्तकों में जीवन के उन प्रसंगों को शामिल किया है जिसे पढ़कर हमें एक अलग जीवन दृष्टि मिलती है। तो यहाँ जो दोनों अंश संकलित किया गया है, इन दोनों अंशों को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहले अंश को लेते हैं जिसका शीर्षक है गिन्नी का सोना। विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि थोड़े कहकर बहुत कुछ कह देना कविता का गुण होता है। लेकिन जब हम कभी किसी गद्य रचना को पढ़ते हैं और उसमें कविता जैसा गुण दिखाई देता है तो उसके सार को समझना नहीं पड़ता, बल्कि उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। यहाँ जब हम गिन्नी के सोना को पढ़ेंगे या झेन की देन भी पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको कहीं कहीं ऐसा महसूस होगा कि इस पंक्ति की व्याख्या क्या हो सकती है। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊं, लेकिन जहाँ कठिन लेखन होता है वहाँ व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन केलकर साहब के लेखन में एक अलग ही बात है। इनका लेखन इतना सरल है कि इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उसे पढ़कर छोड़ा भी नहीं जा सकता। उनका मनन और चिंतन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि मनन और चिंतन के बगैर आप अच्छी से अच्छी चीज़ों को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो वह आपके जीवन में कहाँ वह प्रभावित करेगा आपको और उससे आप क्या सीख सकेंगे, इसकी जो है बहुत बड़ी मुश्किल हमारे सामने रहती है। तो उनके लेखन को पढ़कर हमें जहाँ एक और सुक्ति कथाएं, जातक कथाओं की याद आती है और वहीं हम उसे पढ़कर अपने जीवन के लिए एक नया रास्ता भी बना सकते हैं। तो संकलित पाठ के इन प्रसंगों को पढ़कर समझने के साथ साथ हम इसे आत्मसात भी करेंगे, क्योंकि आत्मसात करने से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, हमारे चिंतन में परिवर्तन आएगा, हमारे कार्यप्रणाली में परिवर्तन आएगा। और जब तक हमारी कार्यप्रणाली, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन देश और समाज हित में नहीं होगा, तब तक न देश का विकास हो सकता है, न समाज का विकास हो सकता है। और आप सभी भारत के भावी नागरिक हैं, आपकी भूमिका होगी। तो एक अच्छा नागरिक अगर हमारे देश को मिलेगा तो हमारा देश दुनिया में अपने उस गौरवशाली अतीत के साथ वर्तमान में भी खड़ा होगा और आगे एक कदम के बदले वो 10 कदम चलेगा। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ठीक तरह से समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके पहले प्रसंग को लेते हैं। इसका पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना। हमें उन लोगों से परिचय कराता है यह पाठ जो इस समाज को बेहतर समाज बनाकर रहने लायक बनाए हुए हैं। हम सभी जिस समाज में रह रहे हैं, जहाँ सांस ले रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, अगर वह माहौल अच्छा नहीं होगा तो हमें काम करने में भी असुविधा होगी,
हमें सांस लेने में भी कठिनाई होगी और हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस समाज को बनाने वाले लोगों के प्रति हमें हमेशा एक धन्यवाद की भूमिका के साथ साथ उनके प्रति आदर की भी भूमिका हमें रखने की आवश्यकता है। समाज में रहकर सिर्फ सुख सुविधा जुटाना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि इस संसार को जीने और रहने लायक बनाना भी हमारा काम है। आज के समय में यह बहुत बड़ी चुनौती है। हम चारों तरफ देखते हैं कि लोग सुख सुविधा जुटाने के लिए बड़ी से बड़ी जो हमारे देश के पुरातन मूल्य हैं उनका भी उल्लंघन कर जाते हैं। मनुष्य के लिए चिंता नहीं करता, हम समाज की परवाह नहीं करते, हम देश के लिए जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों की चिंता नहीं करते, हम अपने बड़ों का आदर नहीं करते, हम अपने देश के उन पुरोधाओं के प्रति सम्मान नहीं रखते। ये सब समस्याएं क्यों आई है? ये समस्याएं इसलिए आई है क्योंकि हमने अपने जीवन के लक्ष्य को सिर्फ सुविधा भोगी बना लिया है कि हम चाहते हैं कि हमें सुविधा प्राप्त हो। हमें सुविधा प्राप्त होने से अगर किसी को कष्ट हो रहा है और किसी को असुविधा हो रही है तो होने दो, लेकिन हमें सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, ये हमें समझना होगा कि हमें सुविधा जरूर चाहिए, लेकिन दूसरे को कष्ट देकर नहीं, समाज के नियमों को तोड़कर नहीं और समझौता करके नहीं, किस चालाकी से नहीं, किसी को धोखा देकर नहीं। यही हमारा जीवन मूल्य है। अगर हम इन जीवन मूल्यों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। तो आइए अब हम गिन्नी के सोना पाठ पर विचार करते हैं और सबसे पहले इसके उस प्रसंग को समझते हैं जो इसका सार है। तो हालांकि पाठ छोटा है, लेकिन फिर भी इसके पाठ को के सार को समझना अनिवार्य है। तो आइए इसके सार को एक बार समझते हैं कि इस पाठ में क्या है, और फिर जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये पाठ क्या कहता है। लेखक इसमें कहता है कि शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना दोनों अलग होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिससे वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया में जितने भी आभूषण बनते हैं उन सब आभूषणों में गिन्नी के सोने का ही प्रयोग किया जाता है। गिन्नी का सोना आप ऐसे समझें कि 2 कैरेट तांबा और 22 कैरेट शुद्ध सोना। जब 22 कैरेट शुद्ध सोना और 2 कैरेट तांबा दोनों मिलाकर जब सोना बनाया जाता है तो उसे हम गिन्नी का सोना कहते हैं, जिससे आभूषण बनता है। यहाँ आपको यह मैं बता दूं कि गिन्नी का सोना यहाँ समाज के उस व्यक्ति का प्रतीक है जो व्यवहारिकता में विश्वास करता है। जो व्यवहारिक लोग होते हैं उसे गिन्नी का सोना कहते हैं। इसलिए समाज में वैसे लोगों की पूछ भी अधिक होती है और वह गिन्नी का सोना शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। शुद्ध सोने की तरह ही होता है गिन्नी का सोना, परंतु कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर चलाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। वैसे लोगों को हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहते हैं, परंतु वक्त के साथ उनके आदर्श पीछे हटने लगते हैं और व्यवहारिक सूझबूझ ही केवल आगे आने लगती है। यानी सोना पीछे रह जाता है और तांबा आगे आ जाता है। कुछ लोग गांधी जी को भी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट ही कहते थे। वे व्यवहारिकता के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने विलक्षण आदर्श को समाज में चला सके, वरना गांधी जी के आदर्श व्यवहारिकता के स्तर पर काम नहीं करते। व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चलाने के लिए उसमें
व्यवहार रूपी तांबे को मिलाना ही पड़ता है, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी वे कीमत बढ़ाते थे। अर्थात वे कभी भी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतारते थे, वे व्यवहारिकता को यानी व्यवहारवाद को आदर्शवाद के स्तर पर लेकर जाते थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि गांधी जी सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर कभी भी किसी को कहते नहीं थे कि तुम सफाई करो या स्वच्छ रहो, वो खुद करते थे। कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ बताना चाहूँगा कि एक महिला गांधी जी के पास पहुँची अपने बच्चे को लेकर और बोली कि बापू, ये मेरा बच्चा बहुत अधिक मीठा खाता है और ये आपको बहुत मानता है। अगर आप इसे एक बार कह दें कि यह मीठा खाना छोड़ दे तो शायद ये मीठा खाना छोड़ देगा। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, तुम आज से 15 दिन के बाद इस बच्चे को लेकर आना। ठीक 15 दिन बाद महिला पहुंची। गांधी जी ने बच्चे को अपने पास बुलाया, बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ सहलाए और कहा कि बेटा, मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा बहुत अधिक खाने से सेहत खराब हो जाती है। बच्चे ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। गांधी जी ने कहा कि अब तुम इसको ले जाओ। महिला के मन में एक सवाल उठा कि इतनी सी बात अगर कहनी थी तो गांधी जी पिछले दिन क्यों नहीं हमें कह दिए। 15 दिन मैं इंतजार की, दूर से आई, फिर उतनी छोटी सी बात कह रहे हैं। महिला के मन में ये प्रश्न था। महिला ने अपने बच्चे को गांधी जी से थोड़ा दूर खड़ा करके और खुद आई और गांधी जी को पूछा कि बापू, आप ये बात पिछले दिन क्यों नहीं बताया। गांधी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है, जिस दिन तुम आई थी उस दिन तक मैं खुद बहुत अधिक मीठा खाता था और मैं खुद मीठा खाता रहूं और बच्चे को कहूं कि तुम मीठा नहीं खाओ, तो क्या हम यह कहने के काबिल हैं। सबसे पहले हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, उसके बाद हम इस बच्चे को कह सकते हैं। इसलिए मैं 15 दिन मीठा बहुत कम खाया हूँ, अपने आप को मीठा खाने से रोका हूँ, तब जाकर कहीं मुझे यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम इस बच्चे को कह सकें कि तू मीठा नहीं खाओ। हमारे बापू ऐसे थे, वे आदर्श कि मीठा नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक उन्होंने अपने व्यवहार को बदला। वे मीठा जब बंद किए तब वो कहने के अधिकार को प्राप्त किए। ठीक यही बातें यहाँ कही जा रही है कि जो आदर्शवादी लोग होते हैं वे कभी भी आदर्श को नीचे नहीं गिरने देते, वे व्यवहार को आदर्श की ऊंचाइयों तक लेकर आते हैं, जिससे समाज में एक नया और एक नई दृष्टिकोण लोगों के भीतर आती है कि समाज को कैसे हम आगे लेकर चलें। समाज के पास शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह केवल समाज को आगे लेकर जाने का है, वह पीछे ले जाने का नहीं है। क्योंकि अपने स्वार्थ के कारण ही आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति काम करता है और उसकी जब सिद्धि हो जाती है तो वह उस काम से किनारा कर लेता है। इसीलिए जो व्यवहारवादी लोग होते हैं वे हमेशा समाज के आगे अपने स्वार्थ के लिए ही किसी मूल्य का या किसी कौशल का प्रयोग करते हैं और जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वो समाज से किनारे कर जाते हैं। इसीलिए जो व्यवहारवादी लोग हैं वे समाज को हमेशा नीचे ले जाते हैं और जो आदर्शवादी लोग हैं वो हमेशा समाज को आगे लेकर जाता है। कहा भी जाता है कि आदर्श किसे कहते हैं? आदर्श जो होना चाहिए उसे आदर्श कहते हैं। और यथार्थ क्या है? जो हमारे सामने है वह यथार्थ है। और व्यवहार क्या है? जिसमें हमें हित हो वह काम करना व्यवहार है। तो व्यवहार, यथार्थ और आदर्श, इस तीनों के बीच मनुष्य का जीवन घूमता रहता है। तो समाज को बनाने के लिए हमें आदर्शवाद का होना बहुत ही जरूरी है और हमें आदर्शवादी होना भी जरूरी है। लेकिन लेखक ने
यहाँ एक विकल्प भी दिया है। लेखक पहले कहता भी है कि हम अक्सर क्या करते हैं, अगर हम व्यवहारिक होने लगते हैं तो हमें यह पता ही नहीं रहता कि हम अपने जीवन में कितना व्यवहार को शामिल करें और कितना आदर्श को शामिल करें। दरअसल हम अपने स्वार्थ के कारण लगातार हम अपने व्यवहार में बदलाव लाते रहते हैं और हम नीचे चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने व्यक्तित्व को कितना नीचे गिरा चुके हैं। जिस तरह एक सुनार जब सोने में तांबा मिलाना शुरू करता है तो शुरू में वो 2 कैरेट ही मिलाता है, लेकिन जब उसे मुनाफा होने लगता है तो कई बार आप देखते हैं अपने घर परिवार में कि जब आप कोई आभूषण खरीद कर लाते हैं और उसका जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि इसमें तो 16 कैरेट ही सोना है, बाकी 8 कैरेट तो तांबा मिला हुआ है। यानी जो आभूषण विक्रेता है उसने मुनाफे की लालच में, यानी व्यवहारिकता के कारण उसने सोने में अधिक तांबा मिला दिया। जिस तरह हम अपने जीवन में, अपने आदर्श में अगर थोड़ा सा व्यवहार मिलाकर चलें तो समाज बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के कारण लगातार अपने व्यवहार में अगर तांबा मिलाते जा रहे हैं और अपने स्वार्थ के कारण आदर्श को नीचे लेकर आ रहे हैं तो ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्योंकि आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप से आपसे सवाल पूछेगा और उस समय आप सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो आदर्शवादी जो लोग होते हैं वे हमेशा शुद्ध होते हैं और समाज की चिंता करते हैं, समाज को आगे लेकर जाते हैं और समाज के लिए अपने आप को बलिदान भी कर देते हैं। विद्यार्थियों, तो इस तरह गिन्नी के सोना पाठ का सार हम लोगों ने समझा और हमें उम्मीद है कि आपके मन में जितने भी तरह के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब इस पाठ के सार की जो हमने व्याख्यात्मक प्रस्तुति की है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन लेखक लास्ट में एक वक्तव्य देता है इस प्रसंग में। वह प्रसंग है कि व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। सजग रहने का अभिप्राय क्या है? हमेशा सचेत रहना कि कहाँ कौन सा काम करेंगे तो हमें लाभ होगा और कौन सा काम करेंगे तो हमें हानि होगी। यानी लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही वे कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल भी होते हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत सारे लोग सफल हैं। किस तरह से सफल हैं, कैसे सफल हैं, समाज के सफलता का मानक क्या है और उस मानक पर वो कितने खरे हैं, ये सब आप भली भांति समझते हैं। वे दूसरों से आगे भी जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, दोनों तरह से वे विकास करते हैं। पर क्या ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि ये ऊपर चढ़ रहे हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वे खुद ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके साथ और कोई ऊपर नहीं चढ़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि खुद ऊपर चढ़ें और दूसरे को भी ऊपर लेकर चलें। यानी संगबद्धध्वम संगच्छध्वम, एक साथ बधो और एक साथ चलो, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे की मदद करते हुए जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वह ऊपर बढ़ रहा है। तो खुद ऊपर चढ़ें और दूसरे को भी ऊपर लेकर चलें। यही सबसे महत्व की बात है। यह काम हम समाज में अक्सर देखते हैं कि व्यवहारवादियों द्वारा यह नहीं होता है। यह काम आदर्शवादी लोग ही किया करते हैं। अगर समाज के पास कुछ शाश्वत मूल्य जिसे हम आज याद करते हैं, सत्य को, अहिंसा को, प्रेम को, सदाचार को, शांति को, दान को, करुणा को, तो ये क्या व्यवहारवादी लोगों ने दिया है? नहीं। ये जिन मूल्यों की बात हमने की ये आदर्शवादी लोगों के द्वारा समाज को दिया गया है और आज भी ये उतने ही महत्व रखते हैं जितने प्राचीन काल में रखते थे, मध्यकाल में रखते थे और आज भी वह उतना ही महत्व रखते हैं और आने वाला जो समय है उसमें भी वो उतना ही महत्व रखेंगे। इसीलिए इन्हें शाश्वत मूल्य कहा गया है। आदर्शवादी लोगों का दिया हुआ है और व्यवहारवादी लोगों ने तो
समाज को हमेशा से नीचे गिराया है, क्योंकि उनके नज़र में स्वार्थ से ऊपर और कोई वस्तु नहीं होती, स्वार्थ भावना से बढ़कर और कोई भावना नहीं होती, उससे बढ़कर कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए समाज में आज हम गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो गई है। और आप सब इन मूल्यों को अपने भीतर उतारें और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनकर अपना योगदान दें, तभी इस पाठ की सफलता होगी। विद्यार्थियों, हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके लिए यहाँ चाहता हूँ कि आपको बताऊं। जैसे आप अभ्यास कर सकते हैं, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना में क्या अंतर है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट से आप क्या समझते हैं, गांधी जी का उदाहरण लेखक ने क्यों दिया है, शाश्वत मूल्य से आप क्या समझते हैं, गिन्नी का सोना पाठ का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार आप गिन्नी का सोना पाठ तैयार कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और अभी अगली कड़ी में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा झेन की देन की।